नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ एनएम में। तो पिछले 2 हफ्ते से जो वीडियो आपके लिए नहीं आ पा रही थी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स बिना किसी विलंब के। इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने गुजरात में स्थित केवड़िया में सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही इन दोनों ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसके दौरान प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ बुकलेट लोगो और इस मिशन के टैगलाइन को लॉन्च किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन लाइट प्रीति मॉडल को बढ़ावा देता है, अर्थात प्रो प्लैनेट की भावना को केंद्र में रखकर कमीशन कार्य करता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने रिड्यूस, रीयूज और साइकिल और सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा को भी बताया, जिस पर हजारों वर्ष से भारत कार्य करता रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के द्वारा मिशन लाइफ को 2021 में ग्लासगो में हुए COP26 में लॉन्च किया गया था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने नेताओं से पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाकर पर्यावरण की रक्षा करने और इसके आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी। एक बार फिर से भारत और फ्रांस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए हैं। इस बात का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 5वीं आप बैठक में लिया गया। भारत के केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीन एवं नवीकरण मंत्री RK सिंह इस गठबंधन के अध्यक्ष हो गए। वहीं फ्रांस के क्रिस्टोल यचारोपोल अध्यक्ष होंगी। इस विषय में जानकारी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय माथुर ने दिया। वर्तमान में 110 देश इस गठबंधन से जुड़ चुके हैं। वहीं दुनिया के 70 करोड़ लोगों तक सब स्रोतों के माध्यम से बिजली पहुंचाने के लक्ष्य पर यह गठबंधन कार्य कर रहा है। दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर समारोह के दौरान भारतीय शहर हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वहां निर्धारित सभी 6 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए हैदराबाद को दिया गया है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद ने लिविंग ड्रीम फॉर इकोनॉमी रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी का भी पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार हैदराबाद को तेलंगाना सरकार के द्वारा हरिताहरम कार्यक्रम के लिए दिया गया। 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के 9वीं महासभा की मेजबानी भारत के द्वारा की गई। 2019 में इंटरपोल के तत्कालीन महासचिव जब नई दिल्ली के आधिकारिक दौरे पर थे तो इस कार्यक्रम का प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया था। इससे पहले भारत 1997 में इस महासभा की मेजबानी कर चुका है। इस महासभा का आयोजन प्रत्येक वर्ष में एक बार किया जाता है। इस संगठन की स्थापना 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में की गई थी, जिसका 1956 में नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया गया। वर्तमान में इस संस्था के 195 सदस्य देश हैं। G20 देशों के जलवायु विश्लेषण संगठनों की साझेदारी से हाल ही में जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 जारी की गई। यह रिपोर्ट का 8वां संस्करण है। इस वर्ष जारी किए गए रिपोर्ट में जलवायु आपातकाल और ऊर्जा संगठन के बीच की कड़ी को उजागर करता है। साथ ही
उन प्रमुख तथ्यों और आंकड़ों का संक्षिप्त अवलोकन भी करता है जो G20 देशों के द्वारा उठाया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में भीषण गर्मी के कारण भारत को 159 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, तो भारत में श्रम उत्पादकता में 1986 से 2006 के संदर्भ अवधि में 5 यानी कि 30 रुपये की गिरावट का नुकसान अनुमान भी है। वैश्विक तापमान के कारण 2016 से लेकर 2021 के बीच चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन आदि जैसी मौसमी घटनाओं के कारण फसलों की खेती से देश में 3.75 बिलियन डॉलर का भी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा राज्य में एक नए अभयारण्य को मंजूरी दे दी गई है। इस नए अभयारण्य के निर्माण दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से किया जाएगा। यह टाइगर रिजर्व 1414 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत होगा। इसका आश्रय प्रस्ताव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेज दिया गया है। राज्य में टाइगर रिजर्व का फैलाव नरसिंहपुर, दमोह तथा सागर जिलों में होगा। एक टाइगर रिजर्व के निर्माण से पन्ना टाइगर रिजर्व के बाद स्वाभाविक रूप से इस टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इस वर्ष का बुकर पुरस्कार श्रीलंका के लेखक सेहान करुणातिलक को दिया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाले दूसरे श्रीलंकाई लेखक बन गए हैं। उनको यह पुरस्कार उनके उपन्यास द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना को आरंभ किया गया है। इसका लक्ष्य है एक राष्ट्र एक उर्वरक। इसके माध्यम से भारत में उर्वरकों के विपणन में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम में ई-पत्रिका इंडिया एज भारतीय यूरिया बैग्स को भी लॉन्च किया गया है। 12 विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन अगले वर्ष 15 से 17 फरवरी के मध्य पहली बार प्रशांत महासागर में यह देश फिजी में आयोजित किया जाएगा। इस बात की घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में की गई। इस सम्मेलन का आयोजन फिजी के शहर नाड़ी में किया जाएगा। इस सम्मेलन में 1000 से अधिक भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञों के भाग लेने की संभावना है। आपको बता दें कि भारतीय भाषा फिजी, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस सहित कई देशों में काफ़ी अधिक लोकप्रिय है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ एनएम में। तो पिछले 2 हफ्ते से जो वीडियो आपके लिए नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स बिना किसी विलंब के।
ब्राजील में वामपंथी नेता लूला डी सिल्वा ने वर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराकर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। कोलंबिया और चीनी में हुए चुनाव वामपंथी दलों के जीत के बाद लैटिन अमेरिकी देशों में यह तीसरी वामपंथी विचारधारा की जीत है, जिससे पिंक टाइड अर्थात गुलाबी ज्वर का नाम दिया गया है। उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में किया गया। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। इस सेंटर में वैश्विक कनेक्टिविटी को बेहद उपयोगी बनाने के लिए इंटरनेट और वैश्विक क्लाउड ऑपरेटरों से सीधे फाइबर कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत के पहले डिजिटल रुपये के लिए पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। यह पायलट प्रोजेक्ट 1 नवंबर से शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत सरकारी प्रतिभूतियों में सेकेंडरी मार्केट के लिए थोक बाजार में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का उपयोग करने हेतु शुरू की गई है। इस प्रोजेक्ट में भारत के सिर्फ 9 बैंक भाग ले रहे हैं, जिनमें शामिल है SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, UPI, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, IDFC फर्स्ट, HSBC। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक रैली के दौरान जानलेवा हमला किया गया है। यह रैली पाकिस्तान के गुजरांवाला में आयोजित की गई थी। इस रैली के माध्यम से इमरान खान वर्तमान सरकार के नाकामियों को उजागर करना चाहते थे, जिसमें महंगाई प्रमुख मुद्दा था। साथ ही वो अगले वर्ष चुनाव की मांग कर रहे थे एवं एक नए सेना प्रमुख की नियुक्ति की मांग थी। इस घटना के पश्चात विश्व पटल पर पाकिस्तान में गृह युद्ध की आशंका व्यक्त की जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।